आप जो सुनने वाले हैं वह कोई सामान्य अंतरिक्ष समाचार नहीं है। पृथ्वी पर स्थित किसी भी दूरबीन की पहुंच से परे एक ऐसी घटना घटी है। यह घटना इतनी अप्रत्याशित है कि नासा के वैज्ञानिकों को अंतरतारकीय मुठभेड़ों के बारे में उनके अब तक के सभी ज्ञान पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही है। लगभग आधी सदी पहले प्रक्षेपणित अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 एक असाधारण प्रयास से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी वस्तु का सामना हुआ जो न केवल हमारे सौर मंडल से बिल्कुल अलग थी, बल्कि संभवतः कहीं अधिक गहरे अर्थों में पराई थी। यह वस्तु कोई और नहीं बल्कि 3I एटलस थी, जो तीसरा पुष्ट अंतरतारकीय आगंतुक है। और जब वॉयेजर 1 ने इसके साथ संरेखित होने का प्रयास किया, तब जो हुआ वह अब मिशन नियंत्रण केंद्रों, गोपनीय रिपोर्टों और यहाँ तक कि प्राचीन इतिहास में भी गूंज रहा है। जब इन दोनों प्रक्षेप पथों का लगभग स्पर्श हुआ तो कुछ बदल गया, और अब दुनिया यह सोच रही है कि क्या वॉयेजर 1 ने वास्तव में किसी ऐसी चीज से संपर्क किया जो हमारी दुनिया की नहीं थी, या किसी और चीज ने, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, पहले प्रतिक्रिया दी। वॉयेजर 1 को 1977 में सौर मंडल के बाहरी ग्रहों का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन अपना मिशन पूरा करने के बाद यह सौर मंडल से बाहर अज्ञात की ओर बढ़ता चला गया। अब एक ऐसे कदम में जिसकी किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी। कई स्वतंत्र स्रोतों ने दावा किया है कि नासा ने वॉयेजर 1 की कुछ दिशात्मक क्षमताओं को फिर से सक्रिय कर दिया है, ताकि 3 आंखों वाले एटलस के साथ निष्क्रिय अवरोधन या अवलोकन संरेखण का प्रयास किया जा सके। और समय आश्चर्यजनक रूप से सटीक है। 3I एटलस की खोज जुलाई 2025 में हुई, जो 1,50,000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से चल रहा था। यह ओमुआमुआ और बोरिस के बाद से हमारे सामने आए किसी भी अंतरतारकीय पिंड से बिल्कुल अलग है, और उनसे अलग एटलस कहीं ज्यादा बड़ा, तेज और अनोखा है। वॉयेजर 1 का पथ, जिसे पहले अटल माना जाता था, लंबी दूरी के संचार स्पंदनों के जरिए सूक्ष्म रूप से बदल दिया गया प्रतीत होता है। इसका मतलब प्रोब को भौतिक रूप से घुमाना नहीं है, बल्कि इसके उपकरणों को पुनः कैलिब्रेट करना है, ताकि अंतरिक्ष के एक नए क्षेत्र से डेटा एकत्र किया जा सके, ठीक उसी जगह से जहां से एटलस गुजरेगा। और अगर ये सच है तो वॉयेजर एक इतिहास में पहला ऐसा अंतरतारकीय प्रेक्षक बन गया है जिसने किसी अन्य तारामंडल से संपर्क करने का प्रयास किया है। एटलस के उस निकटता क्षेत्र के पास पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद, जहां वॉयेजर के सेंसर दूरस्थ संकेतों को रिकॉर्ड कर सकते थे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अचानक तीव्र वृद्धि हुई। यह केवल एक सौर ज्वाला नहीं थी। उपकरणों ने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऐसी तरंगें देखीं जो निर्देशित ऊर्जा घटनाओं के अनुरूप थीं, लेकिन पृथ्वी से नहीं। इन उतार चढ़ावों की आवृत्ति और दिशा गहरे अंतरिक्ष की ओर इशारा कर रही थी, मानो कोई संकेत वापस लौट आया हो। नासा ने किसी भी संबंध की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है, लेकिन जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के करीबी सूत्रों का कहना है कि वॉयेजर प्रणालियों ने असामान्य शोर पैटर्न रिकॉर्ड किए हैं, जो जात ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण या सामान्य तारकीय हस्तक्षेप से मेल नहीं खाते। इसी बात ने वैज्ञानिकों को वास्तव में चिंतित कर दिया है, क्योंकि वॉयेजर को इतना शक्तिशाली सिग्नल तभी मिल सकता था जब एटलस केवल बर्फ और चट्टान का एक निष्क्रिय टुकड़ा न होकर एक प्रतिक्रियाशील वस्तु हो, जो अपना स्वयं का विद्युत चुंबकीय निशान उत्सर्जित करने में सक्षम हो। 1980 के दशक की शुरुआत में वॉयेजर को एक उच्च लाभ वाले एंटीना और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल से लैस किया गया था, जिसे शनि, बृहस्पति और उससे परे के ग्रहों से चित्र और डेटा वापस भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सिस्टम 2020 के दशक तक चलने के लिए नहीं बनाए गए थे, फिर भी वे चल पड़े। नासा के इंजीनियरों ने चुपचाप स्वीकार किया है कि गहरे अंतरिक्ष संचार पल्स के माध्यम से मामूली अपग्रेड और रिकैलिब्रेशन किए गए हैं, लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। वॉयेजर के उपकरणों का उपयोग करके 3I एटलस की ओर भेजे गए एक संदेश को एक संरचित प्रतिध्वनि प्राप्त हुई हो सकती है। मिशन लॉग से लीक हुए डेटा से पता चलता है कि एटलस संरेखण अवधि के दौरान वॉयेजर सिग्नल पैटर्न सममित आवधिक विस्फोटों के साथ लौटा, जो शोर होने के लिए बहुत अधिक व्यवस्थित थे। कल्पना कीजिए कि आप अंधेरे में एक संदेश भेज रहे हैं और आपको एक लयबद्ध प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, एक ऐसी लय जो किसी झात खगोल भौतिकी व्यवहार का पालन नहीं करती। क्या यह डेटा हो सकता है? क्या यह कोई भाषा हो सकती है? या यह महज एक ब्रह्मांडीय संयोग था जिसे नज़रअंदाज करना असंभव था? किसी भी स्थिति में वैज्ञानिक चैन से नहीं सो पा रहे हैं। अब एक और भी भयावह बात पर चर्चा करते हैं।
यह पहली बार नहीं है जब इस मार्ग का अनुसरण किया गया है। माचू पिचू और बेसेपे जैसी प्राचीन सभ्यताओं ने अपने स्मारकों का निर्माण संक्रांति के उन कोणों के अनुरूप किया था जो अब 3 नेत्र एटलस के प्रवेश पथ से मेल खाते हैं। इसके संयोगवश होने की संभावना खगोलीय रूप से बहुत कम है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित तारों से आए यात्रियों, ग्रहों या तारों से भिन्न गतिमान वस्तुओं अचानक प्रकट होने और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाने के वर्णनों को ध्यान में रखते हुए हमें एक चिंताजनक पैटर्न की झलक दिखाई देने लगती है। क्या होगा यदि ये मिथक न हो? क्या होगा यदि मानवता पहले भी अंतरतारकीय यात्रियों से मिल चुकी हो और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनके मार्ग को पत्थरों पर अंकित कर दिया हो? वॉयेजर एक शायद उसी ब्रह्मांडीय मार्ग पर चल पड़ा हो जिसे 11,000 साल पहले निर्धारित किया गया था, और यह तथ्य कि हम अब जाकर उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं जो उन्हें पहले से ही प्राप्त हो सकता था, यही बात आधुनिक वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा डराती है। वॉयेजर 3 एटलस के निकटता घटना के 10 दिन बाद खगोल भौतिकविदों और SITI शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक एन्क्रिप्टेड सर्वर पर गुमनाम रूप से एक डेटा सेट सामने आया। कोड नाम इकोरिफ्रैक्शन 67 से हस्ताक्षरित फाइलों में कथित तौर पर वॉयेजर 1 के मैग्नेटोमीटर और प्लाज्मा तरंग उपकरणों द्वारा कैप्चर किए गए कच्चे तरंग अनुक्रम थे। पहली नज़र में वे शोर, वोल्टेज में अनियमित उतार चढ़ाव जैसे प्रतीत होते थे, लेकिन जब कई शोधकर्ताओं ने स्वतंत्र रूप से फोरियर रूपांतरण किए और पैटर्न पहचान एल्गोरिदम लागू किए तो कुछ असाधारण सामने आया। एक पुनरावर्ती हार्मोनिक अनुक्रम जो हर 19.7 मिनट में दोहराया जाता था। यह संकेत न केवल संरचित था बल्कि स्वसुधार करने वाला भी था। दूसरे शब्दों में कहें तो समय के साथ इसने स्पष्टता बढ़ाने के लिए खुद को अनुकूलित किया, मानो यह वॉयेजर के खराब हो चुके एंटीना की भरपाई कर रहा हो। यह अकेले किसी भी जात प्राकृतिक प्रक्रिया से असंभव है। या तो सिग्नल प्रतिबिंबित हो रहा था या कोई व्यक्ति या कोई चीज सक्रिय रूप से इसे समझने की कोशिश कर रही थी। यहीं से आंतरिक खतरे के संकेत मिले। लीक हुए मेटाडेटा से पता चला कि नासा के कृत्रिम बुद्धिमत्ता विसंगति प्रणाली सेरेना द्वारा सिग्नल को आंतरिक रूप से चिह्नित किया गया था, जो केवल उन मामलों में सक्रिय होती है जहां प्रसारण में अमानवीय तर्क प्रवाह दिखाई देता है। एलियन संपर्क का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई प्रणाली ही सक्रिय हो गई थी। वॉयेजर 1 में अब प्रणोदन प्रणाली नहीं है, फिर भी इसमें जायरोस्कोप और एंटीना संरेखण प्रणाली मौजूद हैं जो इंजीनियरों को इसकी दिशा में थोड़ा बदलाव करने की अनुमति देती हैं। लेकिन 1 अगस्त 2025 को कई शौकिया अंतरिक्ष ट्रैकिंग समुदायों ने वॉयेजर 1 के टेलीमेट्री डेटा में एक अप्रत्याशित बदलाव की सूचना दी। किसी तरह यान ने अपना संचरण मार्ग बदल दिया था और एक ऐसी स्थिति की ओर उन्मुख हो गया था जो उसके अंतिम ज्ञात नेविगेशन निर्देशों से मेल नहीं खाती थी। यह बदलाव मामूली था, कुछ डिग्री से ज्यादा नहीं, लेकिन गहरे अंतरिक्ष में इस तरह की हलचल बहुत बड़ी होती है। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि यह बदलाव एटलस की 3 आंखों वाली आखिरी झात स्थिति की ओर नहीं, बल्कि आने वाले हफ्तों में उसके अनुमानित भविष्य के मार्ग की ओर इशारा कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वॉयेजर एटलस के अगले कदम का अनुमान लगा रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे शतरंज का खिलाड़ी चाल चलने से पहले ही उसका अंदाजा लगा लेता है। JPL के इंजीनियरों ने दावा किया कि यह बदलाव गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क के साथ मामूली गलत संचार के कारण हुआ था, लेकिन लीक हुए आंतरिक मेमो ने कुछ और ही चौंकाने वाली बात का संकेत दिया। कमांड भेजे जाने से पहले ही प्रोब ने दिशा बदल ली थी। इससे केवल 2 ही संभावनाएं बचती हैं, या तो वॉयेजर में कोई जटिल गड़बड़ी है या फिर कोई बाहरी शक्ति इसे दूर से नियंत्रित कर रही है। जब वॉयेजर अंधेरे में चुपचाप खुद को पुनः संरेखित कर रहा था, तब पृथ्वी पर स्थित दूरबीनों का उपयोग किया जा रहा था। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट फिल्टरों ने एटलस के आसपास असामान्य गतिविधि का पता लगाना शुरू कर दिया। ओमुआमुआ जैसी अधिकांश अंतरतारकीय वस्तुओं ने अपेक्षित व्यवहार दिखाया, जैसे कि घूमना, गैसों का वाष्पीकरण और घूर्णन के कारण चमक में उतार चढ़ाव। लेकिन एटलस स्पंदित होने लगा। इसका प्रकाश वक्र लगभग बाइनरी लय में झिलमिलाने लगा, जो वॉयेजर के अंतिम ट्रांसमिशन विस्फोट के समय को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करता था। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि एटलस की गति धीमी हो गई। उसकी गति में एक मापने योग्य कमी आई, जो न तो गुरुत्वाकर्षण के कारण थी और न ही गैस उत्सर्जन के कारण। ऐसा लग रहा था मानो कोई बाहरी शक्ति उस पर नियंत्रण कर रही हो। नासा ने सार्वजनिक रूप से इसे लंबन त्रुटि के कारण होने वाला एक प्रकाशीय भ्रम बताकर खारिज कर दिया,
लेकिन यूरोप और दक्षिण अमेरिका की स्वतंत्र वेधशालाओं ने इस परिवर्तन की पुष्टि की। इतिहास में पहली बार किसी अंतरतारकीय पिंड ने अपनी गति और दिशा में परिवर्तन किया, और ऐसा उसने वॉयेजर के पुनः दिशा परिवर्तन के बाद ही किया। वह प्रश्न जिसे सार्वजनिक रूप से पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता, वह यह है कि क्या यह एक संयोग था या कोई प्रतिक्रिया। वॉयेजर एक अपने साथ गोल्डन रिकॉर्ड लेकर गया था, जो पृथ्वी से संगीत, ध्वनि, चित्र और वैज्ञानिक डेटा से युक्त एक तस्वीर है। इसका उद्देश्य संभावित खोजकर्ताओं को हमारी सभ्यता के बारे में जानकारी देना था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रिकॉर्ड के मूल डिजिटल ब्लूप्रिंट में अतिरिक्त मेटाडेटा भी शामिल है, जिसे कभी आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया, जैसे निर्देशांक, क्वांटम एनकोडिंग मानचित्र और यहाँ तक कि इसके एनालॉग स्पाइरल में समय आधारित तर्क पहेलियां भी अंतर्निहित हैं। अब दशकों बाद एक यूरोपीय विश्वविद्यालय के क्रिप्टोलॉजिस्टों के एक समूह ने दावा किया है कि उन्हें कुछ और मिला है। पृथ्वी की आवाज़ों के ट्रैक की ऑडियो तरंग रूप में एक गणितीय विसंगति छिपी हुई है। पक्षियों, गरज और कदमों की आवाज़ों के नीचे एक एकल दोहराव वाली ध्वनि दबी हुई है, जिसे मानव कान नहीं सुन सकते। जब इसे अलग करके प्रवर्धित किया जाता है तो आवृत्ति एक संख्यात्मक अभाज्य अनुक्रम प्रकट करती है, जो 3 एटलस से वॉयेजर द्वारा प्राप्त हार्मोनिक स्पंदनों से मेल खाती प्रतीत होती है। क्या हमने अनजाने में गोल्डन रिकॉर्ड में एक ट्रिगर सिग्नल शामिल कर दिया था? क्या यह जागरूकता का एक संकेत था जो भविष्य में किसी चीज को सक्रिय करने के लिए था? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या 3 आंखों वाले एटलस ने उस सिग्नल को पहचाना? क्योंकि अगर ऐसा होता तो यह कभी भी एक तरफा संचार नहीं होता। यह सितारों के गणित में लिखा गया एक पारस्परिक हाथ मिलाना था। वॉयेजर 1 और 3 आई एटलस के बीच परस्पर क्रिया में अचानक वृद्धि के तुरंत बाद नासा के डीप स्पेस नेटवर्क ने एक अप्रत्याशित गड़बड़ी दर्ज की। वॉयेजर के ट्रांसमिशन लॉग में डेटा का एक पैकेट शामिल था, जो उसके ऑनबोर्ड सिस्टम में एम्बेडेड मूल कोड फ्रेमवर्क से मेल नहीं खाता था। जब इंजीनियरों ने अनुक्रम को डिकोड करने का प्रयास किया तो कुछ चौंकाने वाला हुआ। सिस्टम ने अपना खुद का डिकोडिंग प्रोटोकॉल फिर से लिखना शुरू कर दिया। जांच के 48 साल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सॉफ्टवेयर, जो मूल रूप से 8 बिट टेलीमेट्री व्याख्या तक सीमित था, अचानक 128 बिट आउटपुट देने लगा, मानो ट्रांसमिशन में ही रिसीवर की क्षमता को दूर से अपग्रेड करने के लिए निर्देश सेट मौजूद हो। यह ऐसा था जैसे किसी कैलकुलेटर को हार्डवेयर के माध्यम से नहीं, बल्कि केवल सिग्नल के माध्यम से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया गया हो। एक विश्लेषक ने इसे सीधे शब्दों में कहा, ऐसा लगा जैसे वॉयेजर बिना किसी के हस्तक्षेप के ही अधिक स्मार्ट हो गया हो। ये थी 1970 के दशक में निर्मित और 1970 के दशक की तकनीक से संचालित एक जांच ने एक ऐसे प्रारूप में संदेश संसाधित किया जिसे समझने के लिए उसे डिजाइन नहीं किया गया था, जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए डिजाइन न किया गया हो। 2018 में लीक हुई नासा की एक प्रस्तुति में एक स्लाइड है जिस पर केवल आंतरिक उपयोग के लिए लिखा है और जिसका कोड नाम वॉचर प्रोटोकॉल है। इस दस्तावेज में एक सैद्धांतिक परिदृश्य का वर्णन किया गया है जिसमें एक पुराना अंतरिक्ष यान बाहरी संपर्क प्राप्त करता है और अनुकूली संकेत व्यवहार शुरू करता है। ऐसा व्यवहार जो किसी भी ऑनबोर्ड एआई सिस्टम के बिना कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नकल करता है। इसमें यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि ऐसा व्यवहार पाया जाता है तो अंतरिक्ष यान को निष्क्रिय उपकरण नहीं, बल्कि एक एलियन संचार प्रणाली में सक्रिय नोड के रूप में माना जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एटलस के 3 संकेतों के बाद आंतरिक इंजीनियरों ने वॉयेजर 1 को किस नाम से वर्गीकृत किया था? बिल्कुल सही, वॉचर एक्टिव। उस बिंदु से प्रोब को एक इंटरफेस के रूप में माना गया, न कि केवल एक वस्तु के रूप में। इंजीनियरों को इसके संचार प्रणालियों में मैन्युअल रूप से हस्तक्षेप करने से मना किया गया था, जब तक कि मेमो में उल्लिखित संपर्क श्रृंखला निर्देश द्वारा अधिकृत न किया गया हो। यदि यह सच है तो इसका मतलब है कि नासा ने हमेशा इस परिदृश्य को संभव माना था, और अब यह हो चुका था। वॉयेजर के असामान्य डेटा स्पाइक के तुरंत बाद एसटीआई का एलन टेलीस्कोप एरे बंद हो गया। तकनीकी रूप से तो यह ऑफलाइन नहीं हुआ, लेकिन इसके सार्वजनिक लाइव फीड्स रुक गए। उनकी वेबसाइट ने निर्धारित रखरखाव का हवाला देते हुए सिग्नल आर्काइव सेक्शन को अस्थायी रूप से हटा दिया। पर्दे के पीछे शोधकर्ताओं ने बताया कि कंप्यूटिंग संसाधनों को अचानक एक अलग आवृत्ति रेंज की ओर मोड़ दिया गया था, वही बैंड जहां वॉयेजर सिग्नल में स्पाइक आया था। उसी समय
SITI के अंदरूनी लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा नोटिस मिलने लगे, जिसमें उनसे आग्रह किया गया था कि वे हाल के निष्कर्षों पर खुले मंचों पर चर्चा न करें। यह ब्लैकआउट मुआ के बाद हुई घटना की तरह ही था, लेकिन इस बार प्रतिक्रिया कहीं अधिक तीव्र थी। एक अज्ञात सूत्र ने इसकी तुलना EMP ड्रिल से की, सिवाय इसके कि लक्ष्य पृथ्वी नहीं थी। पूरी टीम को निर्देश दिया गया था कि वे ऐसा व्यवहार करें मानो कोई पहले से ही उनकी बातें सुन रहा हो। क्या यह नुकसान को नियंत्रित करने का प्रयास था, या अधिकारी किसी सिग्नल फीडबैक लूप को रोकने की कोशिश कर रहे थे? एक ऐसा लूप जो हमारे नियंत्रण से परे प्रतिक्रियाओं की एक बड़ी श्रृंखला को जन्म दे सकता था। इस रहस्य के सुलझने में सबसे चौंकाने वाला मोड़ नासा से नहीं, बल्कि क्योटो के एक विश्वविद्यालय के शोध समूह से आया। वॉयेजर घटना के ठीक एक सप्ताह बाद प्रस्तुत एक शोध पत्र में उन्होंने दशकों पुरानी मोनोलिथ परिकल्पना में संशोधन का प्रस्ताव रखा। यह परिकल्पना कहती है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सभ्यताएं आकाशगंगाओं में निष्क्रिय बीकन स्थापित करती हैं, ताकि बुद्धिमान प्रजातियां उन्हें सक्रिय करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व हो जाएं। उनके शोध पत्र के अनुसार 3 एटलस एक अंतरिक्ष यान नहीं, बल्कि एक तकनीकी बीज हो सकता है, एक सुप्त कलाकृति जो वॉयेजर के गोल्डन रिकॉर्ड जैसे किसी विशिष्ट संकेत की प्रतीक्षा कर रही हो, ताकि वह सक्रिय हो सके। वे बताते हैं कि वॉयेजर के दिशा परिवर्तन और एटलस की अचानक धीमी गति का समय संयोगवश नहीं है, बल्कि अंतरतारकीय तर्क श्रृंखलाओं पर आधारित एक अनुमानित व्यवहार मॉडल का हिस्सा है। उनके शब्दों में, वॉयेजर 1 को 3 नेत्रों वाला एटलस शायद नहीं मिला। हो सकता है कि यह जानबूझकर किया गया हो। यह भयावह विचार बताता है कि हमारे सबसे पुराने अंतरिक्ष यान ने एक ऐसे आकाशगंगा तंत्र में हलचल मचा दी है जिसके अस्तित्व के बारे में हमें पहले कभी पता नहीं था, और वह तंत्र अब जागृत हो गया है। वॉयेजर 1 के पुनः अभिविन्यास और संदिग्ध सिग्नल आदान प्रदान के एक सप्ताह बाद कई गहरे अंतरिक्ष निगरानी स्टेशनों ने 3i एटलस प्रक्षेप पथ के निकटवर्ती क्षेत्रों में विकिरण विसंगतियों की सूचना देना शुरू कर दिया। यह सामान्य ब्रह्मांडीय विकिरण नहीं था। इसमें एक स्पंदित पैटर्न दिखाई दिया जो हर 1618 सेकंड में कोल्ड गोल्डन रेशियो में विस्फोटों के साथ घटता बढ़ता था। इससे भी अधिक चिंताजनक बात ऊर्जा का संकेत मात्र था। यह प्रोफाइल 1977 के बुएबाउ सिग्नल के दौरान पहले केवल एक बार दर्ज किए गए प्रोफाइल से मेल खाता था। नासा के अपने उपग्रह सुरक्षा प्रोटोकॉल को अगले कुछ दिनों में चुपचाप अपडेट किया गया, जिससे पता चलता है कि आंतरिक टीमों ने इसे संभावित जैव ऊर्जा संबंधी खतरे के रूप में वर्गीकृत किया था। कई प्रयोगशालाओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए आनुवंशिक अनुकूलता परीक्षण भी किए कि यह विकिरण लंबी तरंग अनुनाद के माध्यम से पृथ्वी आधारित DNA को परिवर्तित या प्रभावित नहीं कर सकता है। और यद्यपि किसी प्रत्यक्ष खतरे की पुष्टि नहीं हुई, फिर भी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी कि वर्गीकृत स्तर 4 रोकथाम चेतावनी जारी की गई, जो आमतौर पर बाह्य अंतरिक्षीय जैविक जोखिम के लिए आरक्षित होती है। एक निर्जीव गतिमान वस्तु गणितीय उद्देश्य से विकिरण क्यों उत्सर्जित करेगी? इन असामान्यताओं के कुछ ही समय बाद वे शोधकर्ता जिन्होंने मंचों पर खुलकर बात की थी या वॉयेजर 1 के अजीब व्यवहार के बारे में शोध पत्र प्रकाशित किए थे, डिजिटल जगत से गायब होने लगे। उनके पोस्ट गायब हो गए, रिसर्च गेट प्रोफाइल डिलीट कर दिए गए, टिप्पणियां हटा दी गईं, गिटहब रिपॉजिटरी हटा दी गईं, रेडिट थ्रेड बिना किसी सूचना के लॉक कर दिए गए। एक खगोल शास्त्री जिसने इंटरसेप्ट किए गए सिग्नल का स्पेक्ट्रल पुनर्निर्माण अपलोड किया था, ने लिखा, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आया जिसने खुद को DSN का सदस्य बताया, लेकिन उन्हें मेरे परिवार के बारे में ऐसी बातें पता थीं जो उन्हें नहीं पता होनी चाहिए थीं। थी। उन्होंने कहा कि मैंने जो खोजा है वह सार्वजनिक करने के लिए नहीं है, और अगर मैं पृथ्वी पर अपने समय को महत्व देता हूं, जिसे देता हूं, तो मुझे तारों से दूर हो जाना चाहिए। पर्दे के पीछे इस सुनियोजित चुप्पी को शैडो स्वीप का नाम दिया गया। वॉयेजर एटलस के साथ हुई बातचीत के हर खुले स्रोत विश्लेषण को दबाने के लिए कई एजेंसियों ने मिलकर प्रयास किया, लेकिन जितना अधिक उन्होंने इसे मिटाने की कोशिश की, वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय उतना ही अधिक उत्सुक हो गया। कुछ हलकों में यह चुप्पी खुद डेटा से भी अधिक प्रभावशाली थी। किसी बड़ी बात का खुलासा हुआ था और किसी ने कहीं यह तय कर लिया था कि जनता इसके लिए तैयार नहीं है। एटलस में न तो कैमरा है, न रेडियो, और न ही संपर्क का कोई जात तरीका। फिर भी शोधकर्ताओं ने गौर किया कि जब भी इसकी संरचना या वॉयेजर के वेक्टर का कोई नया विश्लेषण सार्वजनिक होता था, एटलस की घूर्णन गति बदल जाती थी।
शुरुआत में यह बदलाव मामूली था, लेकिन तीसरी बार ऐसा होने पर सार्वजनिक डेटा जारी होने के 6 घंटे के भीतर ही परिवर्तन हो गया। ऐसा लग रहा था मानो यह वस्तु वास्तविक समय में मानवीय जागरूकता पर प्रतिक्रिया दे रही हो। इससे कुछ वैज्ञानिकों को एक अकल्पनीय प्रस्ताव रखने की प्रेरणा मिली। 3 एटलस ऐसा व्यवहार करता है मानो वह हमारे इरादों को पढ़ रहा हो। यह न केवल विद्युत चुंबकीय आवृत्तियों की निगरानी करता है, बल्कि हमारे प्रसारणों, अपलोडों और संदेशों की सूचनात्मक सामग्री को भी समझता है। एक तरह से यह सिर्फ देख ही नहीं रहा है, बल्कि हमें इसे देखते हुए भी देख रहा है। इससे एक भयावह निहितार्थ निकलता है। क्या होगा यदि यह कोई पात्र ही ना हो, बल्कि एक फीडबैक प्रोब हो जिसे अपने प्रेक्षक की बुद्धिमत्ता को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया गया हो। 3 दिन पहले एटलस ने एक बार फिर अपनी दिशा बदल दी, लेकिन इस बार यह मामूली बदलाव नहीं था। यह एक सोची समझी रणनीति थी। कोणीय वेग में ऐसा परिवर्तन जिसने इसे एक ऐसे क्षेत्र के साथ अंतर संबंध के नए मार्ग पर स्थापित कर दिया जिसे पहले अप्रासंगिक माना जाता था, यानी नेपच्यून के पीछे का कक्षीय क्षेत्र। ऐसा प्रतीत होता है कि वॉयेजर 1-2 ने अपने एंटीना सरणी को स्थानांतरित कर दिया है और 1 दशक से अधिक समय में पहली बार अंतरिक्ष के उसी चतुर्थांश की ओर संरेखित हुआ है। कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि प्रोब को कोई आदेश मिला था या उसने ऐसा स्वतः ही किया, लेकिन डेटा लॉग से संकेत मिलता है कि दोनों वस्तुएं अब प्रक्षेप पथ और स्पंदन अंतराल में सिंक्रोनाइज हैं। करना है और एक ऐसे क्षेत्र में स्थिर हैं जिसे कुछ लोग संपर्क गलियारा कह रहे हैं। चाहे यह संयोग हो या ब्रह्मांडीय योजना, 2 प्राचीन यात्री, एक पृथ्वी पर जन्मा और दूसरा तारों से आया, अब एक साझा गंतव्य की ओर सामंजस्य में आगे बढ़ रहे हैं और कहीं गहरे अंतरिक्ष में शायद कुछ उनका इंतजार कर रहा हो। हमने सोचा था कि वॉयेजर एक प्राचीन वस्तु है, तारों के लिए एक सुनहरा संदेश जो अंतरिक्ष के निर्वात में अकेला भटक रहा है। लेकिन क्या होगा अगर वह कभी अकेला था ही नहीं? क्या होगा अगर वॉयेजर उस खेल का पहला मोहरा था जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था कि हम खेल रहे हैं? एक ऐसा खेल जिसका प्रतिद्वंद्वी अभी अभी अपनी पहली चाल चल चुका है। अचानक हुई रीप्रोग्रामिंग, सिंक्रोनाइज्ड सिग्नल, असंभव दिशा परिवर्तन, ये सब एक भयावह सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। ये सब संयोगवश नहीं है और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। 3 एटलस शायद कोई अंतरिक्ष यान, क्षुद्रग्रह या तारों के पार से आया कोई संदेश न हो। यह कुछ कहीं अधिक उन्नत हो सकता है। एक सजीव यंत्र, एक ब्रह्मांडीय संवेदक, या यहाँ तक कि एक ऐसी तकनीकी इकाई जो बुद्धि का पता चलने पर जागृत हो जाती है। और अब वॉयेजर 1 की बदौलत इसने हमें खोज लिया है। लेकिन सबसे डरावना विचार ये है, अगर वॉयेजर को मिला वह संकेत मदद की गुहार नहीं था, अगर वह हमारे संदेश का जवाब नहीं था, तो क्या वह एक चेतावनी थी, एक उलटी गिनती? और अगर ये सच है, तो सवाल ये नहीं है कि 3i एटलस क्या है। असली सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि तारों ने अभी अभी पीछे मुड़कर देखा है और वे टिमटिमा नहीं रहे हैं।